योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। देखिए, हमने अपना मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बायोटेक तक की यूनिट पूरी खत्म कर ली है। आज बायोटेक का जो दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं कल। आज हमें अपने 7000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग करने वाले हैं बायोटेक के यूनिट का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे करीब करीब 140 क्वेश्चन। इसमें आपकी एक एक लाइन जो है कवर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट देखिए, 140 क्वेश्चन से मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज रखूंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम टाइम में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील विद द। तो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या डील करती है? इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। बिल्कुल सही है, इसमें हम जो है बड़े लेवल में बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, हम उनके जीन को अल्टर करके, किसके, इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ये हमारा यूज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि एक को छोड़ करके सारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है? तो देखिए, वेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं, ये आपके सब जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाँ, क्रॉप्स तो हम बनाते ही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन को अल्टर करके, तभी तो हमें वहाँ पे मतलब कि बेस्ट क्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगी। कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल तरीके से जो बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन ये बायोटेक का पार्ट ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? ये हमारा एप्लीकेशंस लाइक बायो रिमेडिएशन। बायो की हेल्प से हमें किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, बायो रिमेडिएशन, प्रोसेस्ड फूड, थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स वगैरह बनाते हैं ना हम यहाँ पे, मतलब कि थेरेपी वगैरह, देखिए जैसे कीमोथेरेपी हो गया, आपको वहाँ पे केमिकल्स वगैरह आ रहे थे, ऐसे यहाँ पे डायग्नोस्टिक, किसी डिजीज का हमें डायग्नोस्टिक करना, उस डिजीज के बारे में पता लगाना, ये हमारा किससे रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी से। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वही बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी से भी नहीं है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी से है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? प्रोवाइड बेस्ट कैटालिस्ट। हाँ, हमें बायोटेक की हेल्प से बेस्ट कैटालिस्ट बनाना है कि हमें मतलब कि ऑप्टिमल कंडीशंस रखते हुए, ठीक है, ये हमें सुइटेबल प्रोडक्ट मिल सके, मतलब कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आया। क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कैटालिस्ट फंक्शन। हाँ भाई, कैटालिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस हम रखेंगे ताकि ये बेस्ट मतलब कि इसका यूज हो सके, ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सके। फिर क्या है? डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्निक। अब यहाँ पे क्या है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया है, इसमें देखिए हम जब कोई चीज़ बनाते हैं उसको मार्केट में ले जाने के पहले कई मतलब फेज से उसकी चेक करते हैं। ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और मतलब कि हार्मफुल तो नहीं है। और अगर मेडिसिन वगैरह बनती हैं आपकी तो उनका हम प्रैक्टिकल करते हैं, किस पे? एनिमल्स पे, फिर वो मार्केट में जाके बिकती हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे हम फूड प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या करते हैं, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो पहला क्या है? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब क्या? यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी यहाँ पे यूज करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, हाँ बिल्कुल सही है, जेनेटिकली बेस्ड एग्रीकल्चर भी यूज करते हैं। जैसे हमने बैचलर थ्योरेंजिएंसिस से बीटी कॉटन बनाया है, ठीक है, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे हमारा क्या है? पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाती हैं क्रॉप्स,
ठीक है, तो ये हमारे सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए हैं। फिर हमारा है 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए टेक्निक फॉर रेजिंग क्रॉप्स फॉर। यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हमें बताना है। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए टेक्निक ऑफ, ये हमारे यहाँ टेक्निक पूछा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की टेक्निक क्या है। तो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ये तो होता है, लेकिन ये टेक्निक हमारी नहीं है। फिर क्या है, रिडक्शन इन लेबर रिक्वायर्ड लेबर, हाँ भाई लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन ये भी हमारी टेक्निक नहीं है। इंक्रीज द यूज ऑफ एग्रो केमिकल, ये तो बिल्कुल दूर से ही गलत है। हमारा यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम यहाँ पे लिविंग मतलब ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, यही हमारी टेक्निक है बायोटेक की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारी कोई भी टेक्निक नहीं दी हुई है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is use of genetically modified crops in क्रॉप फील्ड में। देखो हमारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं हमारी क्या क्या हेल्प कर सकती हैं। देखो रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो हमारे फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों, हम वहाँ पे भी फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड वगैरह आपके यूज नहीं करेंगे, और अगर फर्टिलाइजर का कोई हार्मफुल इफेक्ट है तो वो भी हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमाइज ईल्ड, यहाँ पे हमें बेस्ट ईल्ड मिल सकती है। ठीक है, ईल्ड हमारी ज़्यादा हो सकती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। मान लीजिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया कोई क्रॉप को, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी और ये खराब नहीं होगी। बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हाँ ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, इससे कोई मतलब कि इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। मान लीजिए जैसे DDT होती थी पहले, तो हमने DDT अगर डाल दी मतलब उस पर अपने फसल पे, तो पानी के साथ बहेगी, वाटर का पोल्यूशन भी करेगी, और सॉइल में जाएगी तो सॉइल का पोल्यूशन भी करेगी। तो क्या हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, मैक्सिमाइज यील्ड होती है, और ये हार्मफुल इफेक्ट भी इसके देखने के लिए कम मिलते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ये, द क्वेश्चन इज प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड, यानी इनके जीन्स के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, मतलब उनमें चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जैसे मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेशन से हम बना लेते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड, तो इनको हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हाँ, इनके जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया है, कहलाते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्या, हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स, नहीं हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ये नहीं कहलाते। पेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, नहीं ये भी नहीं कहला। देखो हम पेस्ट रेजिस्टेंट जब बनाएंगे तब ये पेस्ट रेजिस्टेंट कहलाएंगे। इंसेक्ट रेजिस्टेंट, देखो होने के लिए तो मैं सब कह सकता हूँ, लेकिन हम एक्चुअली में यहाँ जिसकी डेफिनेशन पूछिए कि हम अल्टर कर देते हैं, तो हम इनको बोलते क्या है, तो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इनको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो गोल्डन राइस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि इसके मतलब हम डैफोडिल के जीन, डैफोडिल से जीन निकाल के इसके हमने इसको मतलब कि डाल दिया था किस में, राइस में, तो इससे का विटामिन ए कंटेंट यहाँ पे बढ़ गया था, और ये हमारे विटामिन ए एनरिच्ड हो गए थे। ठीक है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट विच द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, किसके बायोसिंथेसिस के लिए, यहाँ पे हम यहाँ पे गोल्डन राइस की बात करते हैं, गोल्डन राइस की हम बात करें विटामिन ए के लिए, तो विटामिन बी के लिए नहीं, ओमेगा 3 के लिए नहीं, विटामिन सी के लिए नहीं, विटामिन ए के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो आपका होता है, ठीक है, इससे विटामिन ए की कमी से होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो वी विल मतलब इसे मूव कर सकते हैं बीमारी से कैसे, विटामिन ए की हेल्प से, एसोसिएशन विद विटामिन ए डिफिशियंसी, बिल्कुल सही है। और विटामिन ए के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है, इसमें हमने पढ़ा है गोल्डन राइस। ठीक है, हमने यहाँ पे गोल्डन राइस पढ़ा हुआ है। फ्लेवर सेवर टोमेटो, नहीं ये हमारा नहीं है। फिर क्या है, कैनोला भी नहीं है, बीटी ब्रिंजल भी नहीं है। हमारा यहाँ पे विटामिन ए के लिए गोल्डन राइस करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये मतलब कि टॉक्सिन कैसा बनाती है, हमारा बीटी टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, और जब ये इंसेक्ट की गट के साथ जाके वहां पे लग जाता है, ये हमारा एज ए प्रोटॉक्सिन पाया जाता है, यानी पहले हम मतलब कि ये बैक्टीरिया को डिजीज नहीं करता, ये सॉरी बैक्टीरिया को नहीं मारता है। क्यों, क्योंकि एज आ प्रोटॉक्सिन पाया जाता है, एज आ प्रोटॉक्सिन ये पाया जाता है। ठीक है, बाद में ये
एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये क्या बीटी टॉक्सिन होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर। इसमें क्या है, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इज कंटेम्पोरेरी बायोलॉजी एज एन अल्टरनेटिव ऑफ। ये हमारा किसके अल्टरनेटिव, बैसिलस thuringiensis हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको बताना है यहाँ पे। तो हम देखिए इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, यानी हम इसमें इंसेक्टिसाइड अपने सीरियल्स में डाल रहे थे, ग्रेन्स में, ठीक है, अपनी फसल में। तो वहां पे क्या होता था उनके मतलब कि देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे पेस्ट भी मर जाते थे, इंसेक्ट, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते थे। तो इनकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, इंसेक्टिसाइड की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं बैसिलस thuringiensis को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एज एन अल्टरनेटिव ऑफ, किसका अल्टरनेटिव, इंसेक्टिसाइड का, ये हमारा दिया हुआ है। एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट नहीं, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम इसके लिए भी नहीं, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इसकी हमने बात नहीं की है। द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैक्टीरियम वॉज द फर्स्ट टू यूज द बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के उसमें हमने कौन सा बैक्टीरियम पहले यूज किया हुआ है। मैंने आपको देखिए एक ही बैक्टीरियम यहाँ पे पढ़ाया, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन कॉमर्शियल स्केल इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमने बीटी कॉटन बनाया, बीटी टोमेटो बनाया, बीटी राइस बनाया, ठीक है। तो कौन सा, बैसिलस thuringiensis आपका हो जाएगा। सीरिशिया कोलाई हमारा नहीं होगा, स्यूडोमोनास और ऑर्गिनोसा नहीं होगा हमारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस हमारा ये क्या है, पैथोजन है फॉर सेवरल डाइकॉट प्लांट के लिए, किसके लिए, डाइकॉट प्लांट, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सेवरल डाइकॉट प्लांट के लिए, सारे के नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डिजाइन टू डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमें नेचुरली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें कोई यहाँ पे इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ता, फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ठीक है, जो हमारी फसल को खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मॉडिफाइड यूजिंग बैसिलस thuringiensis। यहाँ पे बैसिलस thuringiensis की बात की रही कि इससे हमारी कौन कौन सी क्रॉप मॉडिफाई की गई है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ यहाँ पे बीटी कॉटन, ठीक है, और कॉर्न बोरर, ठीक है, कॉटन बॉल वॉल में चीज हमने पढ़ी थी ना। तो ये हमारा पहला करेक्ट है। टोमेटो राइस, बीटी टोमेटो, ये मैंने आपको भी बताया कि ये भी हमने बनाया हुआ है। बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन भी हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैसिलस thuringiensis के जीन डाल दिए, वो हमें डाले यहाँ पे जिनसे मतलब कि इंसेक्ट को कोई नुकसान है, यानी वो इंसेक्ट जिनको हम टारगेट करेंगे, ये हमारा सिर्फ उन्हीं को मारता है जिनको टारगेट करता है। द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन द इंडिया बाई फार्मर्स। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप है जो इंडिया में फार्मर के द्वारा मतलब कि ग्रोन की जाती है। हमने देखिए मेनली जो फोकस किया हुआ है वो हमने कॉटन पे किया है। किस पे मेनली फोकस हमने कॉटन पे किया है। मैंने पढ़ाया ना आपको बीटी कॉटन, उसमें मैंने कॉर्न बोरर, कॉटन बॉल वॉर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। इंडियन बोला गया, इंडियन फार्मर्स। बाकी देखिए आपका बीटी ब्रिंजल भी है, बीटी सोयाबीन भी है और बीटी राइस भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मेनली बीटी कॉटन की बात करते हैं। हमें वैसे भी हमेशा अपना बेस्ट आंसर देना होता है जो हमारा चारों में से मोस्ट सुटेबल होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम, किससे, हमने किसके मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरियम यूज किया था, इंसेक्ट यूज किया है, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन यूज किया है, ए वायरस यूज किया है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने कॉटन यूज बैक्टीरियम यूज किया है। बैक्टीरियम कौन, कॉटन में हमने यूज किया था बैसिलस thuringiensis, वो एक बैक्टीरिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इंसेक्ट नहीं होगा, हमारा बैक्टीरियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स डेट किल द इंसेक्ट्स ऑफ। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया है कि लेपिडोप्टेरम से आपके टोबैको बडवर्म और आर्मी बडवर्म, यहाँ पे हमारे कौन से टोबैको बडवर्म आते हैं और आर्मी बडवर्म आते हैं। और कोलियोप्टेरम में मैंने आपको बताया हुआ है बीटल्स, कौन से बीटल, जिनको बीटी जो है टारगेट करता है। और डिप्टेरम में आपके फ्लाइज और मॉस्किटो यहाँ पे आते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटो। यहाँ पे आपके टोबैको बडवर्म और आर्मी बडवर्म यहाँ पे आते हैं लेपिडोप्टेरन्स में। तो हमें यहाँ पे सबको ही टारगेट करता है। द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है हमारा। बीटी टॉक्सिन इज
ये क्या हमारा ये देखिए इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मैंने आपको बताया कि ये इपिथेलियल मिडगट की इपिथेलियल से जाके लगता है। तो मिडगट कहाँ हमारी अंदर पाई जाती है, किसके रेज पेज पेस्ट के अंदर। तो वहाँ क्या होता है बीटा टॉक्सिन जाके उसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यानी वहाँ पे मतलब प्रोटीनियस तो होता है ये, ठीक है, ये तो प्रोटीन होता है हमें पता है, लेकिन ये टॉक्सिन के उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा कैसे इंट्रासेल्यूलर होता है, कैसे ये, क्योंकि मिडगट से जाके लगता है। तो 18 का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर मोनोसेक्राइड्स की बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्रोटीन की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain, प्रोटीन क्रिस्टल क्या कंटेन करता है ये हमको यहाँ पे बताना है। देखिए तो ये हमारा पहली बात तो टॉक्सिक होता है और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट को मारता है। इंसेक्ट ने जब इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, अपने खा लेते हैं, तो ये बॉडी में जाता है और उनकी मिड गट में अल्कलाइन पीएच होता है। कैसा अल्कलाइन पीएच होता है, तो वहाँ पे ये सोल्यूबल हो जाता है। और जब सोल्यूबल हो जाता है तो ये एज अ एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म हो जाता है, वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ठीक क्या करता है, मिड गट से लग जाता है, वहाँ पे ये पोर्स क्रिएट कर देता है और बाद में उनका स्वेलिंग हो जाती है पोर्स की, ठीक है। और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो उनका लिसिस हो जाता है, वो टूट जाती है मिडगट इनकी। और जैसे ही मिडगट टूट जाएगी तो ये मर जाएंगे भाई, ना तो फिर खाना डाइजेस्ट होगा और ना ही वहाँ पे कोई कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये हमको पता है। डू नॉट किल द बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, मैंने आपको बताया नहीं कि हमारा बैक्टीरिया में इनएक्टिव पाया जाता है एज अ प्रोटॉक्सिन। तो ये जो है टॉक्सिन मतलब इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है बैक्टीरिया के अंदर, जब ये इंसेक्ट के एल्कलाइन पीएच में जाता है, ठीक है, तब यहाँ वहाँ पे जाके ये सोल्यूबल होता है और ये उनके लिए मतलब कि ये हार्मफुल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, नहीं बैक्टीरिया रेजिस्टेंट तो नहीं होता, लेकिन होता क्या है, बैक्टीरिया इंक्लोज प्रोटीन्स इन ए स्पेशल सैक, ठीक है। तो ये देखिए स्पेशल सैक की बात हमने नहीं की है, क्या बताया मैंने आपको, टॉक्सिन अकर एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इन बैक्टीरिया में हमारे कैसे इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई इनको इंसेक्ट या पेस्ट इंजेस्ट कर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अल्कलाइन पीएच में जाके सोल्यूबल हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे हमारा सी मिल गया। कौन सा, सी हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीटी टॉक्सिन किल इंसेक्ट बाय, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को किल करता है भाई, कैसे, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, बताओ, नहीं। जनरेटिव एक्सेसिव हीट, नहीं, हीट भी नहीं वो करता। क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियम सेल्स लीडिंग टू द सेल स्वेलिंग एंड लिसिस, बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये वहाँ पे वो मतलब कि मिडगट से लग जाता है उसका अल्कलाइन पीएच में, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और लिसिस टूट जाती है उसकी मिडगट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बीटा टॉक्सिन प्रोटीन, द बीटा टॉक्सिन प्रोटीन इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट, नहीं भैया प्रोटीन कंटेंट थोड़ी बताता है। कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट इंजेस्टिंग इट, जो इंसेक्ट इसको खा लेता है उसकी डेथ हो जाती है, वही यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। फिर क्या, स्टॉप एग लेंग, एग वेग की बात नहीं करेंगे भाई। जनरेटिव एक्सेसिव हीट, हीट कहाँ से आ गया, द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the choice of genes of Bacillus thuringiensis which would be incorporated into crop depends upon, किस पे, हमारी क्रॉप पे डिपेंड करती है कि हमें यहाँ पे कौन सा इंसेक्ट मारना है, ठीक है। और टारगेट पेस्ट पे भी कि हमें कौन से इंसेक्ट यहाँ पे कौन से पेस्ट को मारना है और कौन सी क्रॉप है हमारी। जैसे मान लीजिए कॉर्न बोरर हो गया, ठीक है, तो कॉर्न बोरर के लिए आपका क्राई 1AB हो रहा था। अब कॉटन बॉल वॉर्म के लिए हमारा क्राई 1AB, वो सॉरी क्राई 2AB और क्राई 1AC हो रहा था। तो ये क्रॉप पे भी डिपेंड करता है और टारगेट पेस्ट पे भी कि हमें किसको मारना है। तो हमारा 23 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द क्रॉप्स हैविंग क्राइजीन नीड, क्या, नो इंसेक्टिसाइड। देखिए जो क्राइजीन हमारे क्रॉप पे होते हैं इनको क्या नीड नहीं होती है, इनमें देखिए अब ये हमारे मॉडिफाइड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्लांट्स होते हैं, इनको हमें इंसेक्टिसाइड इनमें नहीं डालना पड़ता। यहाँ हमारे नेचुरल मतलब इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का यूज हमें नहीं करना पड़ता। स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं, बिल्कुल नहीं डालना पड़ता भाई। लार्ज अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड नहीं, यहाँ पे नो इंसेक्टिसाइड, हमें इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है।
अब देखो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या बताया, क्राई सेकेंड एबी और क्राई वन एसी कॉटन बॉल वॉर्म के लिए मैंने आपको ये बताया, और क्राई वन एबी कॉर्न बोरर के लिए प्रोड्यूस टॉक्सिन्स डेट कंट्रोल, क्या कॉटन बॉल वॉर्म या कॉर्न बोरर? नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारे देखिए ये हमारा जो है मैंने बताया है कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है। ठीक है, तो देखिए कॉर्न बोरर के लिए नहीं है, यहाँ पे क्राई वन ए बी, क्राई वन ए बी। यार एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, नहीं ये तो मैं बता दूं पहले आपको, यहाँ पे हमारा कॉर्न बोरर के लिए क्राई वन ए बी हो गया, क्राई वन ए बी, और हमारा कॉटन बॉल वॉर्म के लिए क्राई सेकेंड ए बी, और हमारा क्राई वन ए सी होता है। देखिए कॉटन बॉल वॉर्म इससे बड़ा है इस नेम से, तो बड़ा मतलब बड़े बड़े, यानी क्राई ए बी का भी सेकेंड वाला आएगा बड़ा वाला, और क्राई वन ए सी तो ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक है, अब देख लेते हैं 26 का। तो 26 में आपका क्या है, 26 में है बीटी कॉर्न हैज बीन मेड रेजिस्टेंट टू कॉर्न बोरर। अब देखिए कॉर्न बोरर का काम यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्राई वन ए बी यूज होता है, मैंने जस्ट आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, अब देख लेते हैं 27 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई सेकेंड ए बी एंड क्राई वन ए बी। मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना, क्राई सेकेंड ए बी और क्राई वन ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स डेट कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि ये देखिए बड़ा है, तो ये बॉल वॉर्म के लिए है और ये हमारा बोरर के लिए है। ठीक है, देख लेते हैं कॉटन बॉल वॉर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ मुझे देखिए पहला ही आंसर हमारा 27 का मिल गया। ठीक है, आगे आप चाहें तो चेक कर लें, वैसे करेक्ट आंसर यही है। तो कॉर्न बोरर नहीं है, टोबैको बडवर्म यही नहीं है, और नीमाटोड हमारा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीमाटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे मेलोडीजिनी इंकॉग्निसी हमारा एक नीमाटोड है। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हम RNAi टेक्निक यूज करते हैं इससे हमें बचने के लिए। ए नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट मेलोडिगनी इंकॉग्निसिया इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट डेट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे क्या RNA इंटरफेरेंस हम यूज करते हैं, DNA इंटरफेरेंस नहीं यूज करते, RNA इंटरफेरेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज होता है। थोड़ा मेरा पेन आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA हमारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द नीमाटोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इम्प्लाइंग RNAi। देखिए ये हमने बात की यहाँ पे किसी टोबैको प्लांट की, टोबैको की रूट्स को ये इन्फेक्ट कर देता है, मेलोडिगनी इंकॉग्निसिया, किसको, टोबैको की रूट्स को। टोमेटो यहाँ पे नहीं है, बीटी कॉटन भी नहीं, हमारा टोबैको प्लांट है, यहाँ पे इसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, RNA टेक्निक की हेल्प से इससे हम बच पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन RNAi स्टैंड्स फॉर RNA इंटरफेरेंस, आई फॉर होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है RNA इंटरफेरेंस। देखिए मुझे पहला आंसर दिखाई दे रहा है, RNA इंटरफेरेंस ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 का, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये हमें पता है कि हमारा विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारा RNAi होता है एज ए मेथड ऑफ, कैसे, ये हमारा एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं, एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंसिंग ऑफ एन अनवांटेड जीन कुड बी अचीव्ड बाय। ठीक है, यूज ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हम RNAi यूज करेंगे। ठीक है, 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 33 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 34 का। 34 में हमारा क्या है, 34 में हमारा दिया है साइलेंसिंग ऑफ mRNA मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन्स दैट हैज बीन यूज्ड इन
प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम, किससे? बीटल से, बर्डवॉर्म से, टोबैको बर्डवॉर्म से। हमें यहाँ पे इसको बचाना है किससे? नीमाटोड से। नीमाटोड कौन सी है हमारी यहाँ पे? मेलाडोगोनी इंकॉग्निसिया। 34 का आपका कौन सा हो जाएगा? 34 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, 35 का देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रांसपोजोन्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या साइलेंट जीन्स? नहीं, ये हमारा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होता है। लेकिन हम साइलेंस भी तो करते हैं यहाँ पे, कि नहीं करते बताइए? लेकिन हम देखिए मेन हमारा पूछ रहा है ट्रांसपोजोन्स क्या है। ट्रांसपोजोन्स हमारे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सोर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं ना, मैंने पीछे लगता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको बता दिया। यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज होता है, किसमें? आरएनएआई में। ठीक है, अगर वहां मिस्टेक हो गई हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं कौन से? ट्रांसपोजोन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू नीमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए विच इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, एज अ एंटीफिडेंट बोथ एंटीसेंस एंड सेंस आरएनएज। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा टोबैको प्लांट में हमें नीमाटोड से रेजिस्टेंस पाना होता है, किससे? नीमाटोड से। तो यहाँ पे हम लोग जो बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो वहाँ पे एंटी सेंस और सेंस, भाई डबल स्टैंडर्ड बनाना है ना। डबल स्टैंडर्ड में आपका एक हमारा देखिए जैसे ये हमारा, तो एक तो आपका सेंस हो जाएगा, एक आपका एंटी सेंस हो जाएगा। नॉनसेंस मत समझ लेना, ठीक है। ये हमारा एंटी सेंस हो जाएगा, तो हमारे बोथ स्टैंड बनेंगे कौन से? सेंस एंड एंटी सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पेन आज थोड़ा नखरे कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन जीनोम प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। फर्स्ट हमारा जो हमने जो है ह्यूमन हार्मोन जो पहला बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मैंने आपको जस्ट कल ही पढ़ाया है, ठीक है। कौन सा हमने बनाया है? हमने बनाया है इंसुलिन। ये क्या किया? इलीली कंपनी ने 1983 में 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी ने इकोलाई की हेल्प से दो रिकॉम्बिनेंट चेन बना ली, ठीक है, सॉरी, दो चेन्स बना ली, ए चेन और बी चेन। बाद में उनको बाहर निकाल करके डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दी। मान लीजिए ए आपकी ए चेन हो गई, ठीक है, और ये आपकी बी चेन हो गई। तो यहाँ पे एक एस ले लेंगे और यहाँ पे एक एस ले लेंगे, दोनों को डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जोड़ दिया, इससे हमारा इंसुलिन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 का। इसमें क्या है? इसमें है व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ यूजिंग बोवाइन इंसुलिन फ्रॉम काउ एंड प्रोसिलिन इंसुलिन फ्रॉम पिग। कुल मिला के यहाँ बोला गया है कि हम जो एनिमल से इंसुलिन यूज करते हैं, मैंने आपको पता नहीं कि जो है हार्मफुल होता है, मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि देखिए फॉरेन प्रोटीन है, तो ये हमारी बॉडी में जब आएगा तो कुछ इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। इट लीड टू द हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह कुछ नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंसिव वगैरह की बात हमने की नहीं है, देखो, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेंसिव की बात कोई नहीं करेंगे। तो क्या होगा? इससे हमारी प्रॉब्लम क्या होती थी? इट मे कॉज एलर्जीज रिएक्शन, जी हमारा, क्योंकि देखिए हम लोग ह्यूमंस हैं, और जब एनिमल से कोई चीज आएगी तो हम लोग के लिए थोड़ी सी, मतलब किसी, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कोई चीज ले जाए तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो एनिमल से ह्यूमंस में लेके आया जा रहा है, तो वहां पे हमारा ये एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, लेकिन डायरेक्ट बोला गया है यहाँ पे कि हम एनिमल से अगर लेते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर। भाई मैंने आपको जस्ट बताया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से हम जोड़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, डाई सल्फाइड लिंकेज से जोड़ देते हैं दोनों चेन्स को, ठीक है। ये हमारी इली लिली कंपनी ने किया था। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको देखिए ए जो दिया हुआ है ये आपका इमैच्योर इंसुलिन है। कैसा? इमैच्योर। और हमारा जो देखिए
बी में जब हम मैच्योरेशन करेंगे यहाँ पे, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ। ये हमारी यहाँ पे देखिए पहले चेन हमारी जो दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए 3 चेन दी हुई है। कौन सी? 1 2 और 3। यहाँ पे हमारी 3 चेन दी हुई हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, तो ये तो हमारी ए चेन है। कौन सी? ये हमारी ए चेन है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मेरा पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, कल मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी ए चेन है और ये हमारा जो देखिए आपका ब्लैक कलर से दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारी बी चेन है ये। और ये आपकी सी चेन दी हुई है, ये आपकी जो कलरलेस यहाँ पे दी हुई है, ये आपकी सी चेन है। और ये हमारा जो इंसुलिन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें तीनों चेन पाई जाती हैं, डेट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। ये हमारा प्रो इंसुलिन होता है, प्रो इंसुलिन होता है, ठीक है। ये हमारा प्रो इंसुलिन हो जाता है पूरा। और जब यहाँ पे हमने निकाल दी, ठीक है, तो ये हमारी ए चेन आ गई। नहीं यार, ये हमने कौन सी बताई है? ये हमने ब्लैक वाली बताई है आपको। बी चेन देखिए ब्लैक वाली होती है और ए चेन आपकी ये है। तो ये हमारी देखिए सी वाली ए चेन हो गई, ये रेड ब्लैक वाली बी चेन हो गई, और ये हमारा जो है सी चेन हो गई। ये आपकी जो ये बड़ी सी दी हुई है, ये आपकी सी चेन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ए हमारा देखिए प्रो इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा प्रो इंसुलिन हो जाएगा। बी आपका, बी देखिए यहाँ देखिए ब्लैक वाला दिया है, तो ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग आपका बी वाला हो जाना चाहिए ए पेप्टाइड। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ए चेन ये है, तो ए ये आपकी बी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं ऑप्शन हमारे कैसे दिए हुए हैं। ए तो आपका प्रो इंसुलिन है, ए हमारा क्या है? प्रो इंसुलिन। तो ए देखिए आपका आउट हो गया, यहाँ पे ए पेप्टाइड दिया हुआ है। ए हमारा प्रो इंसुलिन है, यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे भी हमारा ए फ्री दिया हुआ है, ये हमारा रॉन्ग है। ए पेप्टाइड दिया भी हमारा रॉन्ग है। तो ए हमारा प्रो इंसुलिन है, बी हमारा ए पेप्टाइड है, ठीक है। सी हमारा बी पेप्टाइड है, डी हमारा फ्री सी पेप्टाइड। तो डी तो हमारा सी है, ये हमें मुझे क्लियर है, ठीक है। और सी आपका दिया हुआ है बी पेप्टाइड। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दे दिया। देखो भाई, ये हमारा रेड वाला, ये मैंने आपको बताया बी पेप्टाइड, तो ये तुम्हारी बी पेप्टाइड होगी ना यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ के अकॉर्डिंग हमारी ये बी पेप्टाइड है। बस याद कर लीजिए, क्वेश्चन मत देखिए, ठीक है। ये हमारा पूरा सी है मान लीजिए, ये हमारी ए चेन हो गई, ये हमारी सी चेन हो गई, ये हमारी बी चेन हो गई। तो यहाँ पे ब्लैक वाली कौन सी? ये बी चेन हो जाएगी। और ये हमारा छोटा सा कौन सा? ए चेन हो जाएगा। और ये हमारा सी चेन हो जाएगा। और ये पूरा हमारा प्रो इंसुलिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी दोनों पाई जाती हैं। यहाँ पे हमारी ए बी सी दोनों पाई जाएंगे, तीनों चेन यहाँ पाई जाएगी, ये हमारा प्रो इंसुलिन होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर यहाँ के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ये देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो मुझे सुटेबल लग रहा है। बाकी मैंने आपको ऊपर बता दिया कौन सी चेन है, कौन सी, आप देखिए कलर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक की हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है विच पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। मैंने आपको बताया यहाँ पे हम सी पेप्टाइड रिमूव करते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया है। कौन सी? सी पेप्टाइड। देखिए हमें एक ही जगह पर सी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सी में, ठीक है। 33 अमीनो एसिड का ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप लोग याद कर सकते हैं कि 33 अमीनो एसिड की सी चेन होती है। लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा? सी चेन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 42। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा Which step was proved to main challenge in production of human insulin by recombinant DNA technology। यहाँ पे हमारा जो मेन चैलेंज क्या था, यहाँ पे मेन चैलेंज था हमारा कि ए और बी चेन को रिसेंबल करना, क्या करना, सॉरी असेंबल करना, यानी एक दूसरे से मिलाना दोनों को, ठीक है। कि हम दोनों को असेंबल कर लिया अगर, तो हमारा इंसुलिन यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे
दिया हुआ है। कौन सा? तो देखिए पहली बात तो पॉसिबल कैसे हुआ, ये हमारा देखो बता देता हूँ आपको। इसके हमारा मेन चैलेंज क्या था? मेन चैलेंज हमारा क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ ए एंड बी, नहीं इनको असेंबल करना, जोड़ना। एडिशन ऑफ सी, नहीं सी को तो हमें हटाना था। ठीक है। गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म, यानी जो हमारा इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड हम कैसे हटाएं, यानी जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है वहाँ पे ए चेन भी आपकी पाई जाती है, बी चेन भी पाई जाती है और सी चेन भी पाई जाती है। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम थी हमको, तो हम इसके सी चेन कैसे हटाएं, इसको हम मैच्योर इंसुलिन में असेंबल कैसे करें। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है कि फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन, नहीं इनएक्टिव इंसुलिन, यानी मतलब जब प्रो इंसुलिन पाया जा रहा था, जैसे प्रो एंजाइम आपका होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी। अब देख लेते हैं 43 का। यहाँ पे क्या है? इन 1983 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन, कौन सी कंपनी ने बनाया? इली लेली, एक अमेरिकन कंपनी है। इसने क्या किया? ए और बी चेन को अलग अलग बनाया, बाद में दोनों को असेंबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड बाई, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाई रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। हमारे जो वैक्सीन बनाए गए ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए। ऑफ, ये क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सच वैक्सीन, इन वैक्सीन के एग्जाम्पल आपको बताना है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि हमने हर्पेस वायर का भी वैक्सीन बनाया है और हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन हमने बनाया है। किसका? इन दोनों का ही वैक्सीन हमने बनाया हुआ है। तो दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये भी और ये भी, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन इज कॉल्ड। यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं कैसे? जेनेटिक डिसऑर्डर को बाय विद द हेल्प ऑफ जीन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हम जो हमारा जीन करेक्शन करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा राइट जीन होता है उसको हम बॉडी में डाल देते हैं, तो इससे हमें जो है इससे हेल्प मिल जाती है। कैसे? जीन थेरेपी से, विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन्स, ये आपकी जीन थेरेपी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 46 का। देखिए सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सब लाइन टू लाइन दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी वॉज ट्राइड ऑन 4-year-old गर्ल इन 1990 टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशियंसी, कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी थी? यहाँ पे हमारा जो डिफिशियंट एंजाइम तो होता है एडीए, जो हमारा किसमें? इम्यूनो रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। किसमें? इम्यूनी सिस्टम में। ये हमारा इम्यूनी सिस्टम में वर्क करता है। किसमें? इम्यूनी सिस्टम में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नाउ देख लेते हैं 47 का। यहाँ पे देखिए जो पढ़ के आए वही है। विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन 1994-year-old गर्ल, कौन सी दी गई थी एडिनोसिन डीएमएनएच की डिफिशियंसी के लिए? बताओ। यहाँ पे हमने जीन थेरेपी दिया था। क्या दिया था? जीन थेरेपी। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाए। कीमोथेरेपी हम यहाँ पे ड्रग्स की बात करते हैं, ये हमने दी थी कैंसर में। इम्यूनोथेरेपी भी हमने कैंसर में यूज की थी, रेडिएशन थेरेपी भी हमने कैंसर में यूज की थी। ठीक है। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने कैंसर में यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 का। यहाँ पे क्या है? ए पेशेंट हैज डिफेक्टिव जीन फॉर द एंजाइम एडिनोसिन डीएमएनएच, यानी उसको एडिनोसिन डीएमएनएच डिजीज। यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ा था SCID, इसके बारे में पढ़ते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इसी डिजीज से रिलेटेड है ये। यहाँ पे क्या है? ही सी लैक्स फंक्शनल सेल्स एंड देयरफॉर फेल्स टू फाइट द इन्फेक्शियस पैथोजेंस, द सेल्स आर, कौन सी? यहाँ पे हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं। किसकी? लिम्फोसाइट की। अब देखिए लिम्फोसाइट में आपकी दोनों ही आ सकती है ना, कौन सी? बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट भी। ये आपकी एंटीबॉडी बनाता है और ये आपकी हेल्प करती है, टी हेल्पर सेल्स होती हैं। हमारा ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का।
ये क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा, एडिनोसिन डीएमनेज डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाई, किससे क्योर हमारी होती है? जीन थेरेपी से हमारी क्योर होती है। एंड डेस, देखो एक तो जीन थेरेपी कर लेते हैं यहाँ पे, और आपका क्या करते हैं देख लेते हैं पहले। एक हमारे क्या जीन थेरेपी यहाँ दिया हुआ है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यहाँ दिया है। हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है, लेकिन मतलब यहाँ पे फुल्ली क्यूरेटिव पूछा है ना, नॉट, अच्छा नॉट फुल्ली क्यूरेटिव, बट इट इज नॉट फुल्ली क्यूरेटिव। तो यहाँ पे देखिए हम जीन थेरेपी करते हैं और रेडिएशन थेरेपी तो हमारा आउट हो गया, रेडिएशन थेरेपी हमारा आउट हो गया। अगला देख लेते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हाँ भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं। देखिए पहली बात यहाँ पे पर नॉट फुल्ली क्यूरेटिव, फुल्ली क्यूरेटिव हमारी सिर्फ एम्ब्रियोनियो की स्टेज में होती है। तो यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिम्फोसाइट को बाहर ग्रो करा के उसमें जीन डाल करके, ठीक है, उसका ट्रांसप्लांटेशन बॉडी में करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, रेडिएशन थेरेपी नहीं है, हम यहीं से देख आउट कर सकते हैं सीधे सीधे। एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो आंसर हमारा तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। देखिए ह्यूमन के लिए मैंने आपको बताया था, एनिमल्स के लिए मैंने एनिमल्स के लिए आपको बताया कि हम यहाँ पे रेट्रोवायरस यूज करते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस कैसे? इसके जो जीन होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमको डिजीज कॉज करवाते हैं, वो हम निकाल लेते हैं और इनको मतलब कि अपने अच्छे यूज के लिए हम लोग बना लेते हैं। एज ए वेक्टर ये बेस्ट काम करते हैं हमारे रेट्रोवायरस। जैसे हम लोग सेवरल डाइकॉट के लिए क्या यूज कर रहे थे? ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, वहां पे हम टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे थे प्लांट्स के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें करना है व्हाट माइट बी एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रियर टू बर्थ। यानी इसके एडवांटेज क्या है कि बर्थ से पहले ही जीन थेरेपी दी जाए। बर्थ से पहले ही जीन थेरेपी दी जाने का मतलब होता है यहाँ पे कि हम जो है इससे मतलब कि हमेशा के लिए कोई डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, दिस वुड गिव द, और देखिए ऐसा होता है कि जब बर्थ से पहले मतलब पेशेंट मतलब कि जब मदर की वॉर्म में बेबी होता है तो वहाँ पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और वो रिजेक्ट भी नहीं करता है किसी बार वाले पार्टिकल को। ठीक है, दिस वुड गिव बॉडी प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं ये हमारा जो है करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। द बॉडी वुड नॉट रिजेक्ट एज इट हैज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ। यहाँ पे देखिए बॉडी हमारी रिजेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, बर्थ से पहले ही दे देते हैं और ये फुल्ली क्यूरेटिव भी हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो मुझे मिल गया। फिर भी हम अगला देख लेते हैं। फिर क्या है? द सेल्स बीइंग एक्सट्रीमली यंग आर मोर रिसेप्टिव टू जीन थेरेपी, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए कोई करेक्ट रीजन नहीं है। फिर क्या? जीन प्रोबेबली इज नॉट एनी, एडवांटेज तो है लेकिन यहाँ पे दिया है नॉट एडवांटेज। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? यूजिंग कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस इज नॉट वेरी रिलीवेंट बिकॉज, क्यों ये रिलीवेंट नहीं है? क्योंकि ये तब हमें दिखाई देता है जब इसके सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जो हमारे कन्वेंशनल मेथड होते हैं जैसे यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस, यहाँ पे हमारे जब सिम्टम्स डिजीज अपने दिखा देती है तब ये पहचान में आते हैं। तो ये हमारे कैसे रिलायबल नहीं है, नॉट रिलायबल। ठीक है, ये हमारे नॉट रिलायबल हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखिए मेन जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, मेन करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं देखिए जब ये करेक्ट होता तो कहीं तक हम लगा भी सकते थे डी, लेकिन हमारा जो मेन करेक्ट आंसर यहाँ दिख रहा है अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। जो आपका सीरम एनालिसिस होता है, कन्वेंशनल मेथड होता है, यहाँ पे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो आपके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, जैसे आपका एलाइसा हो गया, पीसीआर हो गया, इनसे हम डिजीज को पता कर सकते हैं। कैसे? इसके सिम्टम्स आने से पहले। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 53 का। यहाँ क्या है? Which one of the following molecular diagnostic technique is used to detect the presence of a pathogen in its early stage of infection? यानी अर्ली स्टेज में हम यूज करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। ठीक है, कौन कौन से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, वही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। एंजियोग्राफी, ये भाई क्या है? रेडियोग्राफी, ये भी नहीं होता। एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक, ये हमारा जीन थेरेपी में होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। हमारा एड्स और कैंसर जैसी डिजीज के लिए है। एड्स हो गया आपका,
कैंसर हो गया। यहाँ पे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों करते हैं भाई? मान लीजिए कोई हमें थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिले, हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी एंटीजन आया, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको हम पीसीआर की हेल्प से ग्रो कर लेंगे, पीसीआर की हेल्प से हम ग्रो कर लेंगे और बहुत सारा हो जाएगा, फिर उसको आराम से हम चेक कर लेंगे और पीसीआर से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एलाइसा भी हम यूज करते हैं। देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना, पीसीआर यूज टू क्यों डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, कैंसर के लिए भी हम यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक में भी जीनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारी जीनेटिक डिसऑर्डर हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब है हमारा 55 का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ए सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। देखिए जो आपके सिंगल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड मतलब यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, हमारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हमने बताया है प्रोब, इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज कर रहे थे और यहाँ पे भी हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर 55 का कौन सा हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 56 का देख लेते हैं, इसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोनिंग सेल्स। ये हमारे कौन से मेथड में यूज होता है, यहाँ पे हमने बताया मैंने इसको कि हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं और यहाँ पे हम ऑटो रेडियोग्राफी में करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वहाँ पे हम लोग बाद में एक्स रेज डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑटो रेडियोग्राफी में हम इनका यूज करते हैं प्रोब का, ठीक है, हमारी प्रोब्स जो होती है इनका ऑटो रेडियोग्राफी में यूज होता है। देख लेते हैं, जीन थेरेपी यहाँ पे नहीं होगा हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेशन यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ये वर्क करता है। मान लीजिए कोई एंटीजन है, ठीक है, हम बाहर से एंटीबॉडी लेके आए तो एंटीबॉडी इसमें फिट हो जाएगी ये, ऐसे यहाँ पे इनके दोनों के इंटरेक्शन हमें पता चलता है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेशन होता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 57 का देख लेते हैं, यहाँ क्या है, टेक्निक यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन जीन इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है हमारा, फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए होता था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए हमें म्यूटेटेड जीन पता करना है, ठीक है, म्यूटेटेड जीन पता करने के लिए यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होगा। म्यूटेटेड जीन में ये हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज क्यों करते हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफर करते हैं जो हमारे हेल्दी जीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटो रेडियोग्राफी में आपका ये म्यूटेटेड जीन जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट से हम लेके आए, क्या हम मार्केट से प्रोब लेके आए, उनको हमने बॉडी से मतलब पेशेंट के निकाला और उसके हमने कॉम्प्लीमेंट्री करवाया, तो हमारे प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे अगर हमारा ह्यूमन हेल्दी है। अगर ये हेल्दी है तो वहाँ पे प्रोब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, लेकिन अगर डिजीज्ड है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे और ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। 58 का देख लेते हैं, यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस पर एलाइजा वर्क करता है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया, ठीक है। 59 का देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनिमल्स हुज डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नॉन एज। ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ये हमारे कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है। हाइब्रिड एनिमल्स नहीं, हाइब्रिड नहीं होते, ट्रांसवर्जन ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ 60 का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव फॉरेन डीएनए इन ऑल दियर सेल्स। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की बात हमने नहीं की है। आरएनए इन ऑल दियर सेल्स, आरएनए का हम नहीं करते, डीएनए करते, आरएनए का नहीं कर रहे थे, तो डीएनए इन ऑल दियर सेल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है,
ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर 95%। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 95% हम लोग माइस का यूज करते हैं। किसका? माइस का। यूज तो हम पिग्स का भी करते हैं, काउच का भी और रैट्स का भी, लेकिन हमारे माइस जो होते हैं वो 95% यूज होते हैं। और मंकी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज टू। ट्रांसजेनिकल्स हमारे एनिमल्स क्यों क्यों यूज होते हैं? स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। हाँ, नॉर्मल फिजियोलॉजी जानने के लिए हम एनिमल्स की वहाँ पे ट्रांसजेनिकल एनिमल्स का यूज करते हैं। स्टडी ऑफ वैक्सीन सेफ्टी। हम जब कोई वैक्सीन बनाते हैं तो पहले उसको एनिमल्स पे प्रैक्टिकल करते हैं। अगर वो वहाँ से सक्सेसफुल हो जाती है देन वो मंकीज पे जाती है। मतलब पहले मान लीजिए माउस पे आ गया, फिर मंकी पे, फिर वो कहीं जाके ह्यूमंस तक आएगी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो 62 का हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 63 का देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेट सर्व एज मॉडल टू स्टडी मैनी ह्यूमन डिजीज। यानी बहुत सारी ह्यूमन डिजीज को पता करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल के मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, उनका यूज करते हैं ह्यूमन डिजीज के मॉडल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन कौन से डिजीज के एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए वहाँ पे आपका अल्जाइमर डिजीज भी दिया है, कैंसर भी दिया है। ठीक है, आपका अल्जाइमर डिजीज भी दिया और कैंसर भी दिया है, लेकिन आपका नाइट ब्लाइंडनेस मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस डेवलप वाया आर डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड यूज टू अल्टर ट्रीट एम्फीसेमा। सॉरी, यहाँ पे एम्फाइसेमा के लिए हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं। देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपका पहला ही यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा 1 ग्लोबुलिन नहीं, ये भी हम यूज नहीं करते। यहाँ पे 64 का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 का। यहाँ पे क्या है? विच जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। काऊ का नाम क्या था? रोजी। हमने काऊ की बात करी थी, रोजी। इसको हमने 1997 में बनाया था। इसमें हमने ह्यूमन का जीन लेके जो हमारा ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, देखो ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन बना रहा था, वो जीन लेके हमने रोजी काऊ में डाल दिया 1997 में। तो वो क्या 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन मिलने लगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, नॉर्मल काऊ मिल्क से, क्योंकि ये ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन हमारा किसमें? हमारा ह्यूमन्स में पाया जाता है। ठीक है, मतलब फीमेल के मिल्क में। ठीक है, मदर के मिल्क में पाया जाता है। तो करेक्ट, सॉरी क्या लगा रहा हूँ, ए वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या? व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी प्रोड्यूस। मैंने आपको जस्ट अभी बताया 1997। ये हमारा 1997 में बनाई गई थी। फिर क्या है? देखो वही चीज मैंने अभी जो आपको बताया फिर यहाँ पे भी दी हुई है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक और रोजी प्रोड्यूस किया 2.4 ग्राम। मैंने आपको बताया ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। देखिए यहाँ 2.4 ग्राम, यहाँ 2.4 ग्राम, ये दोनों हमारे खत्म हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। क्या? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ह्यूमन कैल्शियम की बात नहीं करते हम, ह्यूमन प्रोटीन की बात हमने की है। तो ह्यूमन प्रोटीन, प्रोटीन क्या है हमारा? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, 68 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए हम यहाँ पे कौन से एनिमल्स का हम बिफोर द यूज इन ह्यूमन में यूज करने के पहले हमने कौन से एनिमल्स का यूज किया है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रांसजेनिक काऊ का हमने यूज नहीं किया वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के लिए। मंकी का यूज किया था, लेकिन मतलब मेन हमारे यहाँ पे जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा किसका? यहाँ पे हमारा माइस का हो जाएगा। मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा 68 का है, माइस। ठीक है, 69 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है? What is the term used for animals that made to carry gene which make them more sensitive to the toxic substance than the other। यहाँ पे हमारे कौन से हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं? यहाँ पे इसी के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है। कौन से एनिमल्स हमारे? ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें हम देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी कहाँ जानने के लिए और वैक्सीन प्रैक्टिकल के लिए
इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। वैक्सीन सेफ्टी हो गया, केमिकल सेफ्टी हो गया, आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए भी, कोई डिजीज अगर हमें चेक करना है तो इन सब चीज़ों में इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। देखो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बनाना है, बताना है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अज्यूमिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज। यहाँ पे इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, कौन सी? GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। देख लेते हैं, RCGM, CSI, RCMR, कौन सी? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। कहीं कहीं आपको देखिए अप्रेजल कमेटी भी लिखा रहता है, अप्रेजल, APPRAISAL, ये हमारा लिखा रहता है अप्रेजल कमेटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? ए मोनोपोली ग्रांटेड टू ए पर्सन हु हैज आइदर इन्वेंटेड ए न्यू और यूजफुल आर्टिकल। किसी इंसान ने कोई नया यूजफुल आर्टिकल बनाया, ठीक है, यानी मैंने कोई चीज बनाया तो ये मैं अपने नाम से पेटेंट करवाऊंगा। ठीक है, ये मोनोपोली को कहते हैं पेटेंट। मैंने अपने नाम से उसको पेटेंट करवाऊंगा। मेड इम्प्रूवमेंट इन एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल और इन्वेंटेड ए न्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए आर्टिकल इज कॉल्ड। यानी उस आर्टिकल का यूज करके कुछ और अगर बनाना है या उसका यूज करना है तो मुझसे पहले परमिशन लोगों की लेनी पड़ेगी। इससे मतलब इस मोनोपोली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेटेंट। बायोएथिक्स नहीं होता, पेटेंट हमारा ये होता बायोपायरेसिस। ये क्या होता हमारा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये हमें चोरी करना यहाँ पे हमारा जो है ये बायोपायरेसिस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको पता है, हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन से कुछ बनाते हैं, डेट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 72 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी दिया है बायो पेटेंट, अभी जस्ट पता क्या? बायो पेटेंट मीन्स राइट टू यूज एन इन्वेंशन। भाई जिसने इन्वेंशन करी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जिसने इन्वेंशन करी है तो वही तो यूज कर पाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है? राइट टू यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। हाँ भाई, जिसने इन्वेंशन करी है वही तो हमारा यूज कर पाएगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। राइट टू यूज एप्लीकेशन आर प्रोसेस। देखो इसमें हम जो चीज हमने इन्वेंट किया है उसमें हम कुछ भी करें, ठीक है, कोई प्रोसेस करें या कोई रिसोर्सेज उससे लें तो सारा कुछ हम यूज कर सकते हैं। बायो पेटेंट हमने अगर करवा रखा है, ठीक है, ये हमारा डी हो जाएगा 73 का। बासमती इज ए यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर हुज डिश डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज। कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है बासमती राइस की? ये हमारी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं, आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। किसमें? इंडिया में हमारी ये क्रॉप जो है बहुत मतलब कि कन्वेंशनल, ये हमारी बहुत पहले, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बहुत पुरानी हमारी सेंचुरी से बनती आ रही है बासमती राइस। इनको हम उगाते आ रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ पे? 27 और इंडिया। देख लेते हैं 27 अमेरिका, 27 अमेरिका, 30 इंडिया। 30 थेरेप्यूटिक ड्रग्स हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हुए हैं, करने के लिए बने हैं, और 12 हमारे इंडिया में बेचे जाते हैं। तो ये अलग चीज है। यहाँ पे हमारा कितनी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं। ठीक है, 74 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है हमारा? ए न्यू वैरायटीज ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाई फॉरेन कंपनी थ्रो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो एक हमारी जो अमेरिकन कंपनी थी उसने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया था बासमती राइस को। उन्होंने एक नॉर्मल राइस से लेकर के बासमती राइस को मतलब कि क्रॉस करवाया और उसी से बना लिया, बोले ये हमने बनाया है, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे इंडिया में बहुत पहले से मतलब कि यूज होती आ रही है और हमारे इंडिया से ही सब ये निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ किसके? बासमती राइस के ऊपर जो है आपका दिया गया है। देखिए साबरमती सोना, ये भी आपके एक देखिए राइस की ही मतलब कि स्पीसी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वैरायटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे आंसर है करेक्ट कौन सा? बासमती। 75 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? विच इंडियन प्लांट्स हैव आइदर बीन पेटेंटेड बाय अटेम्प्ट मैनी ऑफ मेड पेटेंट देम बाय वेस्टर्न नेशंस ऑफ दियर यूज। देखिए यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे इंडियन प्लांट्स हैं, ये हमारे पेटेंट करवाने की कोशिश की लोगों ने। जैसे देखिए आपका नीम हो गया और टर्मरिक हो गया, लेकिन इनको क्या किया? हमें जो इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और कोई हमारा जो है एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए।
ठीक है, वेस्टर्न नेशन में बासमती राइस में भी, टर्मरिक में भी, नीम में भी इनका जो है पेटेंट करवाने की कोशिश की है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। 76 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू बायोएथिक्स। देखिए बायोएथिक्स से हमारा कौन सा सेंटेंस यहाँ पे रिलेटेड ही आपको बताना है। ठीक है, एथिकल इशू आपने पढ़ा है, वही यहाँ पे बायोएथिक्स दिया, किसी चीज से किसी की कोई धारणाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और किसी चीज का कोई गलत यूज ना हो, इसलिए मतलब कि ये बायोएथिक्स वगैरह मतलब कि यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारा बताना क्या है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द बायोएथिक्स। कौन सा यहाँ पे सेंटेंस बायोएथिक्स से रिलेटेड है देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नहीं भाई ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन हमारा बायोपायरेसी है। स्टैंडर्ड्स यूज टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये हम जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है जो किस चीज से? बायोलॉजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड। ठीक है, उनका हमें सही तरीके से यूज करना, यही हमारा क्या है? बायो एथिक्स से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया है ना कि एथिकल इश्यूज मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 77 का देख लेते हैं। देखो हम पढ़ चुके हैं ना, वही आ गया फिर से। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन by multinational companies without authorization from the concerned country in reference to। देखिए कभी कभी क्या होता है, विदाउट ऑथराइजेशन बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करने लग जाती हैं आपके नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और विदाउट एनी कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, यहाँ पे कोई उनके बदले में पेमेंट नहीं किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बायो वेपन नहीं, बायो पायरेसी। मैंने आपको ये कल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आज भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है? बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे? ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्लॉयटेशन है, इससे जुड़ा हुआ है भाई कि हमें अगर ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है अपनी चीजों के बारे में तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा अदर डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन, यानी हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्ड बायो रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन, इन चीजों के बारे में देखिए। वही है कि बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि चोरी हो रही है हमारी। ठीक है, हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं देखिए हम लोग को बोला मतलब जैसे हमारा कोई करने लगे, ये मान लीजिए कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलप्ड कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करने लगे विदाउट एनी कंपेंसेटरी पेमेंट, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। ठीक है, स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये चोरी करना, दैट इज बायोपायरेसी। तो करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे सारे के सारे हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का। यहाँ पे क्या है? विच स्टेप हैज बीन टेकन बाय इंडियन पार्लियामेंट टू मीट एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंट टर्म्स एंड अदर इमरजेंसी प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे देखिए इंडियन पार्लियामेंट ने ये मतलब है बचने के लिए किससे? एक्सप्लॉयटेशन से हमारा यहाँ पे कई सारे मतलब कि पेटेंट बिल ने निकाले इन्होंने। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी यहाँ पे देखिए हमने एनसीईआरटी में अपनी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेंगे और हम दूसरी उससे भी बच सकेंगे, कोई हमारा पेटेंट नहीं करवा पाएगा। तो क्या है? बायोपायरेसी एक्ट नहीं, ये हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट था। कौन सा? इंडियन पेटेंट एक्ट। बाकी ये बायो और बायोथिक्स ये हमारा कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 80। देखिए हमने अपने एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कौन से? असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन ए हमारा कैसा हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या है? दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी क्या है? फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है। डी क्या है? से फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है। मैं आपको क्या करूंगा, वहां पे हर जगह ऑप्शन आपके नहीं दिए होंगे तो मैं आपको सीधे ट्रू फॉल्स बताता चलूंगा। ठीक है, जिससे आपका जो है सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक आंसर वहां पे मैं आपको अगर सी बोल दूं तो आप लोग फिर ढूंढते रहेंगे कि सी का क्या है, बी बोल दूं तो आप बी का पता करते रहेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं आपको सीधे ट्रू फॉल्स बताता चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या है? मैनी क्रॉप्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद फॉरेन जीन्स टू मेक देम टॉलरेंट टू
एबायोटिक स्ट्रेस, हाँ बहुत सारी क्रॉप को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। किससे? मान लीजिए हम बोल रहे सीधे बायोटेक से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल से बना देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, हमारी किससे टॉलरेंस हो जाती है एबायोटिक स्ट्रेस से। जैसे आपका सूखा पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सैलिनिटी वगैरह हो जाए सॉइल में, तो इन सब चीज़ों से हमें बचाएंगे, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। आगे क्या है? जीनोम ऑफ मैनी प्लांट्स आर मैनिपुलेटेड और अल्टर्ड बाई कॉम्बाइनिंग देम टू अदर जीन्स टू गेट डिजायर्ड ट्रेट्स। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि बायोटेक में हम डिजायर्ड ट्रेट हम ले आते हैं उसके जीन को अल्टर करके, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ क्या है? A crop expressing a cryogene is usually resistant to group of insects। भाई क्राइजीन हमने जैसे आपने कॉटन बॉल वॉल में डाला हुआ है, कॉटन बोरल में डाला है, तो वहां पे हम बैसिलस thuringiensis से लेके अगर क्राइजीन डाल देंगे तो हमारी क्या है? रेजिस्टेंस आएंगी किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, क्रॉप। फिर उनको ये हमारी पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगी, तो फिर हमें उससे इंसेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर टॉक्सिक टू लार्वा। लार्वा के लिए टॉक्सिक होते हैं ऑफ सर्टेन इंसेक्ट, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक नहीं होते, क्योंकि ये बैक्टीरिया में प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हमारे बोथ करेक्ट हैं, असर्शन भी और रीजन भी। 82 का RNAi इज सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है। इन ऑल यूकैरियोट्स भी हम बोल सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, RNAi मतलब कि RNA इंटरफेरेंस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। इट इज साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक tRNA, नहीं स्पेसिफिक mRNA, स्पेसिफिक mRNA, यानी हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। 83 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए पॉपुलर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि हमने इससे क्या कहते हैं, ये पैथोजन कॉज पैथोजेनिक था सेवरल डाइकॉट प्लांट्स के लिए, तो हमने इससे जो पैथोजेनिक था, जो हमारा डिजीज कॉज कर रहा था, उस जीन को हमने निकाल दिया और हम इसको अपने बढ़िया यूज में लेने लगे। बिकॉज दिस बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद द स्टेम ऑफ ऑल सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। ये हमारा देखो स्टेम यहाँ पे हब सारी पहली बात तो पल्स क्रॉप्स और सीरियल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी? डाइकॉट प्लांट्स की, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो गया। यहाँ सेवरल, यहाँ पे स्टेम ऑफ ऑल सीरियल्स नहीं होगा, यहाँ मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों आ जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा? हमारा यहाँ पे सिर्फ डाइकॉट यूज होगा, तो ये हमारा कैसा? फॉल्स है, ये हमारा इनकरेक्ट है। फिर क्या है? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर द जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम हमारा यूज हो जाता है किसमें? प्लांट्स में। किसमें? सेवरल डाइकॉट प्लांट में। ये हमारा करेक्ट है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 84 का देख लेते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड मैंने असर्शन रीजन को बोल दिया। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ये हमारा कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज बनाई है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कोई इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैंने ये आपको पढ़ाया, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है? द ह्यूमन बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज देम एज ए फॉरेन एलिमेंट्स। भाई ये फॉरेन एलिमेंट्स के लिए फॉरेन एलिमेंट्स की तरह ट्रीट नहीं करेगा, तभी तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर ये फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करने लगे हमारे मतलब कि रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स को, तो ये फिर इम्यून रिस्पॉन्स जरूर देगा। तो यहाँ पे बहुत हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, 85 का देख लेते हैं। ADA डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ नहीं, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जीन। डिफेक्ट ऑफ जीन, जीन कौन सा? ADA। तो हमारा पहला तो इनकरेक्ट हो गया, यानी असर्शन इनकरेक्ट हो गया। रीजन इट इफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया रीजन। ठीक है, असर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। 86 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? द ADA जीन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोड्यूसिंग द एंजाइम एडिनोसिन डीएमएज, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये ADA जो हमारा होता है, ये एडिनोसिन डीएमएज बनाने के लिए
इंस्ट्रक्शन देता है जिससे हमारा इम्यूनो सिस्टम हेल्दी रहता है। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे क्या है? दिस एंजाइम इज फाउंड थ्रूआउट द बॉडी बट इट इज मोस्ट एक्टिव इन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में ये मोस्ट एक्टिव रहता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिम्फोसाइट में मोस्ट एक्टिव रहता है। कौन सा? एडीए। एडीए आपका मोस्ट एक्टिव रहता है किसमें? लिम्फोसाइट में, मोस्ट एक्टिव ऑन लिम्फोसाइट। तो दोनों हमारे यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी हमारा, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी आपका करेक्ट है। 87 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है इट द ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। भाई ट्रांसजेनिक प्लांट हो आपका चाहे एनिमल हो, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हम बना लेंगे, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फिर क्या है? इन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन एंड एक्सप्रेसेस ए ट्रांसजीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि ये हमारा ट्रांसजीन के लिए एक्सप्रेस करेगा, तो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स हो सकते हैं और आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं। 87 में आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 88 का। इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो हमने यहाँ पे असर्शन रीजन एक बचा है हमारा, फिर हमारे स्टेटमेंट को वाइज क्वेश्चंस आ जाएंगे। एलाइसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया हुआ, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है? इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और पैथोजन बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड। एम्प्लीफिकेशन हमारे यहाँ पे पीसीआर करता है। कौन? एम्प्लीफिकेशन हमारा पीसीआर करता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है और सेकंड हमारा इनकरेक्ट है।